नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम एक इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हुए, और आप सभी को हम बहुत खुश हैं और आप लेक्चर्स देख भी रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी ज़्यादा लेक्चर्स देखें लोग और कनेक्टिविटी बढ़े हमारी। सबसे बड़ी बात है ताकि हम भी सजेशंस अपने आपको दे पाएं और आप हमको दे पाएं। ठीक है, चलिए एडवाइस है, कोई सजेशंस है। देखो एडवाइस तो कोई, अब जैसे होता है ना कि गुरु वाले बाबा जी वाली एडवाइस तो आप नहीं दोगे, ठीक है, पर लेक्चर से जुड़ी जो भी आपको लगता है कि सजेशन सर को दे सकते हैं हम, जैसे कि सर और डिटेल में थोड़ा समझाइए या और थोड़ा डिटेल को थोड़ा कम करिए, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये चीज़ें सही रहती हैं। हालांकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो हम किसी की मेंटलिटी और किसी की आइडियोलॉजी को तो नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि बहुमत ये कह रहा है हमसे, तो फिर हम उस पर काम करेंगे। चलिए तो हम आगे चलते हैं इतिहास की तरफ, और इतिहास में यानी इतिहास की तरफ काम करें। चले तो सभी डालेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास यही चल रहा था हमारा। अरे सर इतिहास में आधुनिक ही तो चल रहा था, अभी आधुनिक पूरा हुआ ही नहीं है। फिर आएंगे मध्यकालीन इतिहास पर, हाँ, फिर पढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास। यानी समय चक्र उल्टा चला रहे हैं हम। पहले प्राचीन आया था, फिर मध्य आया, फिर आधुनिक आया। हम पहले आधुनिक पढ़ाएंगे, फिर मध्य पढ़ाएंगे और फिर प्राचीन पढ़ाएंगे। तो आधुनिक इतिहास में हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, यानी कल हमने असहयोग और खिलाफत के बाद हाँ यही कराया था, असहयोग और खिलाफत के बाद कल हमने टॉपिक कराया था ये स्वराज पार्टी वाला, है ना। हाँ जी, तो स्वराज पार्टी हमने कल करा दी थी आपको। स्वराज पार्टी के बाद हमने कल एक और चीज कराई थी आपको। स्वराज पार्टी के बाद हमने साइमन कमीशन, हाँ, तो कल का जो लेक्चर था वो स्वराज पार्टी का और साइमन कमीशन का था। साइमन कमीशन हमने, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, कब किया गया था, कहां किया गया था और कैसे किया गया, इसमें कितने सदस्य काम करते थे, इसका विरोध कैसे हुआ, लाहौर से और लखनऊ से। लखनऊ से इसका विरोध कर रहे थे नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, और लाहौर से इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनकी 17 नवंबर 1928 को लाठी मारकर हत्या कर दी गई अंग्रेजी पुलिस के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की बात क्या हो सकती है। देखें, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी इस बात पर ना घबराएं कि सिलेबस कितना बड़ा है, क्योंकि सिलेबस कितना भी बड़ा हो आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी रणनीति अच्छी है तो। मैं मानता हूं कि आज लाखों की तादाद में कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजियों का इस्तेमाल करते हैं, बेशक करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लाखों बच्चे अपनी लाखों स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाखों में से मैं मानता हूं कि 10 से 20 हजार की स्ट्रेटेजी खराब होगी। देखो कोई भी एग्जाम आपका रह जाता है तो आपका एग्जाम अच्छा गया बुरा गया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने मेहनत कितनी की, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रणनीति कैसी थी। आपने रणनीति ऐसी बनाई थी कि आपका सिलेबस बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि आपको रिवीजन करने में, आपको उसे कवर करने में टाइम लग गया, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। और लोग कह देते हैं कि सर मैंने मेहनत तो ज्यादा की थी लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया। बेटा मेहनत करने से एग्जाम का निकलना या ना निकलना तय नहीं होता। आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिपेंड इस पर करता है कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। यह मत सोचिए, कभी कभी कुछ लोग इतनी बेहुदा स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि उनका सिलेबस इतना सा था लेकिन उन्होंने इतना बना दिया, और इतना कवर करने में आप सोचो, एक एक ए और बी नाम के दो बच्चे हैं मान लीजिए, मैं मानता हूं कि ये सेम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ए नाम का जो बच्चा है वो थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि उसने 20 पेजों की किताब को 5 पेज में सिमट दिया, यानी इसने 5 पेज की स्ट्रेटेजी बना ली। और बी बच्चा ए से थोड़ा कम स्मार्ट है, हालांकि उसकी वो जन्मजात है, वो आनुवांशिक है, मैं बुराई नहीं कर रहा उसकी, लेकिन बी बच्चा थोड़ा सा बी बच्चा थोड़ा सा कम स्मार्ट है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो 20 पेजों की किताब को उसने 10 पेज में बना दिया, ठीक है।
तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ए वाला बच्चा जो 5 पेज पढ़ेगा, कम टाइम में 5 पेज पढ़ लिए, उसका प्रेशर भी कम हो गया और काम भी पूरा हो गया। और बी नाम का बच्चा जिसने अपनी स्ट्रेटेजी को 20 पेजों के बजाय 10 पेज में बनाया था, वो थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा पढ़ने में। इतना है। सिलेक्शन दोनों का होगा, क्योंकि सिलेक्शन दोनों इसलिए क्या होगा, क्योंकि ए बच्चा थोड़ा बी से स्मार्ट है, बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसने 5 पेज में बना लिया। लेकिन बी बच्चा थोड़ा कम स्मार्ट है, लेकिन वो मेहनत करने वाला है, तो बी लगेगा जरूर, देर है अंधेर नहीं बस। लेकिन कुछ बच्चे जो सी टाइप के होते हैं, सी टाइप के बच्चे, सी से वो वाला नहीं, सी से केवल कच्चा कह दीजिए, ठीक है, तो कच्चे टाइप के जो बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ने में कोई मन नहीं लगता, जो केवल बाहर की टपरियों की तरफ अपना मुंह ताकते रहते हैं, जो किसी सुंदरता को ढूंढते रहते हैं, जो अपने आंखों से, अच्छी अच्छी आंखों से अच्छे अच्छे लोगों को निहारते रहते हैं, उनका टाइम केवल लोगों को ऑब्जर्व करने में ही जाता है, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो ना तो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इतनी भोंदू बनाते हैं कि 20 पेजों की किताब को 20 पेज में ही पढ़ना है, उनकी यह स्ट्रेटेजी है। और फिर कहते हैं कि सर मेहनत तो खूब की थी लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा बी बच्चे के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए अपनी मेहनत की तरफ नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ रुख करिए। स्ट्रेटेजी अच्छी है तो एग्जाम निकलेगा, मेहनत चाहे कितनी की हो चाहे नहीं की हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आगे चलते हैं। तो प्लीज सी टाइप के बच्चे ना बनिए, कम से कम बी टाइप के बच्चे तो बन जाइए। चलिए तो आगे चलते हैं, और आधुनिक इतिहास में आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो आपका टॉपिक हो सकता है नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि साइमन कमीशन के बाद जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे जो नेता थे, उनको भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने एक चुनौती दे दी थी, एक चैलेंज दे दिया था कि बहुत कर लिया तुमने साइमन कमीशन का विरोध, अब तुम यहां आओ। यहां मतलब अब तुम इधर की तरफ आओ, क्योंकि अब तुमसे मुझे बात करनी है। अब सारे भारतीय नेता साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे, क्योंकि लाला लाजपत राय तो खत्म हो गए थे, ठीक है। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरे भारतीय नेताओं में एक गुस्सा पैदा हो गया, हाँ, कि इतना बड़ा नेता, इतना धुरंधर नेता, इतना विद्वान नेता उन्होंने खो दिया, और वो भी क्यों? केवल अंग्रेजी सरकार की बेवकूफी की वजह से, ठीक है। चलिए, लेकिन इसी प्रकार क्या होता है, भारत के सचिव रहे लॉर्ड बर्कन हेड ने, भारत के सचिव रहे लॉर्ड बर्कन हेड ने 1927 में सभी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीय नेताओं को एक चैलेंज दिया, और यह चैलेंज दिया कि बहुत हो गया तुमने संविधान, हमारी रिपोर्ट तो तुम मान नहीं रहे, हमारे कमीशन को तो तुम मान नहीं रहे, चलो ऐसा करते हैं कि तुमको मैं ये चैलेंज देता हूं कि आप भारतीय संविधान का प्रारूप ही बना के बता दो कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसे होगा, ठीक है साहब। अब इसकी जिम्मेदारी ले ली मोतीलाल नेहरू ने। किसने ले ली? मोतीलाल नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है मैं बनाऊंगा, यानी मेरी निगरानी में बनेगा। तो मोतीलाल नेहरू को लॉर्ड बर्कन हेड ने अपने मीटिंग में यह जिम्मा दिया कि ठीक है नेहरू जी, मतलब मोतीलाल नेहरू जी, मैं आपको यह जिम्मेदारी देता हूं कि आप संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार कीजिए, और मैं उस प्रारूप को पढ़ूंगा एक बार, ठीक है साहब। तो चलिए अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट, तो आप लिख देना सभी नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 की। चलिए तो इसमें क्या था, इसका जो बैकग्राउंड था, देखिए बैकग्राउंड क्या था, यानी पृष्ठभूमि। बच्चे इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि 1927 के साइमन कमीशन का, 1927 के साइमन कमीशन का विरोध कर रहे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे, विरोध कर रहे सभी भारतीय नेताओं को, विरोध कर रहे सभी भारतीय नेताओं को, सभी भारतीय नेताओं को भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने, भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने, लॉर्ड बर्कन हेड ने
संविधान के प्रारूप को तैयार करने को लेकर, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए सभी को चुनौती दी, सभी को चुनौती दी। यानी कुल मिला के अंग्रेजों का कहना था कि भाई भारतीयों, तुम ऐसा करो, 1928 में तुम मुझे संविधान का प्रारूप बना के बता दो, क्योंकि तुम ना तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को मानते हो, ना तुम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को माने। उसके बाद तुमने इसका विरोध किया तो हम रॉलेट एक्ट को लाए, तुमने रॉलेट एक्ट को नहीं माना, ठीक है। उसके बाद चलो जलियांवाला हो गया, हम माफी चाहते हैं आपसे। उसके बाद आपने असहयोग किया, खिलाफत किया, उसके बाद फिर भी आपने साइमन कमीशन का विरोध किया। यानी आपने ना मॉन्टेग्यू को माना और ना ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मान रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि आप ही संविधान बना के बता दो एक बार कि आप कैसे बनाते हो। ठीक है साहब। अब मोतीलाल नेहरू बड़े नीम के, कहते ना नीम करेला और नीम चढ़ा, मोतीलाल नेहरू फूल गए। मोतीलाल ने बोले मैं बनाऊंगा बर्कनहेड इस पूरे प्रारूप का, यानी पूरे संविधान का प्रारूप मैं बनाऊंगा। चलिए, तो अब कुल मिला के इस पर यहां जिम्मेदारी यह थी कि मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया और इसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। लिखेंगे, और इसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, और इसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, रिपोर्ट भी कहा जाता है। चलिए, तो कुल मिला के यहां से पूरी बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि यह नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, इस रिपोर्ट में क्या था और उस समय भारत का सचिव कौन था, इस बात को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना। मैं आपसे एक बार फिर हाइलाइटर चला रहा हूं और हाइलाइटर कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए, तो पहली बात तो इसका कारण क्या था, नेहरू रिपोर्ट को बनाने का कारण था साइमन कमीशन का विरोध। इसका यह कारण था पहली बात कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे सभी भारतीय नेताओं को, और भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। पहली बात, इस बात को याद रखना। और यह रिपोर्ट 1928 में संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार की गई थी, आपको याद है। और जब भी मैं कभी इंडियन पॉलिटी में पढ़ाता हूं तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की मांग को लेकर जब मैं संवैधानिक सभा पढ़ाता हूं तो आपको याद होना चाहिए कि पहले हमारे देश में, हमारे भारत के संविधान में सबसे पहली संवैधानिक सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? संविधान की मांग सबसे पहले की गई थी 1800 के आसपास थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में। ठीक है, चलिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में की थी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने 1928 में की थी। ये हमारे संविधान सभा की तीसरी मांग है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उनके द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट को, इस प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है इतिहास में, और इसे पूरे नाम से जाना जाता है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ये हमारे संविधान सभा की मांग करने वाले तीसरे व्यक्ति थे। कौन थे? तीसरे व्यक्ति मोतीलाल नेहरू। पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक 1854 में स्वराज विधेयक। दूसरे कौन थे? महात्मा गांधी 1922 असहयोग खिलाफत के बाद
चौरा चौरी जब कांड हुआ था। उसके बाद 1928 मोतीलाल नेहरू, 1928 के बाद आता है सीधा 1933, 1934 में एमएन रॉय, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम पर उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। यानी नेहरू जी की 5वीं 6वीं मांग थी। लेकिन मोतीलाल नेहरू हमारे इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग को लेकर तीसरी बार डिमांड की थी। तीसरी बार, पहली डिमांड की थी स्वराज बिल में तिलक साहब ने, दूसरी डिमांड की थी महात्मा गांधी ने 1922 में, और तीसरी डिमांड थी मोतीलाल नेहरू 1928 की रिपोर्ट। तो अब बात तीसरी डिमांड मोतीलाल नेहरू की जीती। यानी अब आते हैं हम रिपोर्ट के बाद। तो रिपोर्ट में पहला बिंदु क्या था? रिपोर्ट का पहला बिंदु यह था, जब मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लिया, अपने संविधान के प्रारूप को तैयार कर लिया था, तो उस समय इनका पहला बिंदु यह था कि भारत को पूर्ण डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए, स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। यानी यह पहला बिंदु था। उसके बाद बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में यह था कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए। तो लिख दें कि भारत में आज हमारे भारत के संविधान यानी भारत की शासन प्रणाली किस रूप में काम करती है। आज की बात करें, आज वर्तमान की, जिस समय मैं खड़ा हूं आपसे बोल रहा हूं, कि भारत का संविधान किस शासन प्रणाली के तहत काम करता है? संघीय व्यवस्था, आपको पता है। तो भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए, भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए। उसके बाद तीसरी बात करते हैं। तीसरा बिंदु यह था कि भारत में द्विसदनात्मक यानी बाय कैमरल सिस्टम स्थापित हो। तो लिखेंगे कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की जाए, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की जाए, व्यवस्था लागू की जाए। बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में, यानी ये जो भारत को डोमिनेंट स्टेट्स दर्जा देने की बात जब सुनी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो मोतीलाल नेहरू को इतना डांटा, इतना नाराज हुए इनसे कि ये आप क्या कर रहे हैं मोती जी। यानी पंडित नेहरू ने जब ये बात बोली कि मोती जी आप ये क्या कर रहे हैं कि आप पूर्ण डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा लेकर बैठे हैं, हम तो पूर्ण आजादी की बात करना चाहते हैं, आप तो केवल अधकुचली रोटी लेना चाहते हैं। यानी डोमिनेंट का मतलब होता है बच्चों कि थाली मेरी भोजन आपका। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आपने सामने वाले से कहा कि भाई मेरे पास भोजन रखने के लिए नहीं है, आप मुझे कोई पात्र दे दोगे, कोई बर्तन दे दोगे। तो उसने आपको थाली पकड़ा दी, उसने कहा कि ठीक है थाली मेरी है, भोजन तुम्हारा है, कर लो, भोजन ही तो रखना है इस पर, चपाती रख लो, सब्जी रख लो, सलाद रख लो और खा लो। कुल मिला के थाली उसने दे दी और भोजन आपने ले लिया अपना, उस पर आपने भोजन रखा। भाई भोजन को भी तो किसी पात्र में रखकर खाओगे ना, या हाथ में रखकर खाओगे। मान लो सब्जी वगैरह ज्यादा है तो नहीं खा पा रहे आप, तो आपने कटोरी ले ली किसी से, आपने किसी थाली ले ली, किसी की चम्मच ले ली। अब कुल मिला के ये है कि जो बेस है आप यानी जो थाली है वो किसी और की है। अब वो जब भी चाहेगा आपको बीच भोजन में से कभी भी उठा सकता है। क्यों? क्योंकि थाली कभी भी खींच लेगा वो। तो कुल मिला के डोमिनेंट का मतलब होता है कि भारत की असली सरकार तो महारानी रहेगी, लेकिन भारत की जनता के लिए, भारत की जनता का मन बहलाने के लिए इन भारतीय नेताओं को थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट दे देंगे, ये डिपार्टमेंट संभाल लेंगे, लेकिन असली डिपार्टमेंट महारानी के हाथ में रहेगा। क्या आज के समय में यदि आपका असली राजा महारानी होती या महाराजा होता तो आपको कैसा लगता? यदि आज हमारा भारत ब्रिटेन से ऑपरेट हो रहा होता तो आज आपको कैसा लगता? मुझे बता दीजिए सभी बैठे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इनसे पहले कई प्रधानमंत्री हुए। हम कह सकते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिक और एक सॉवरेन कंट्री है। हम ये कह सकते हैं कि भारत ना तो किसी के अधीन है और भारत ना ही किसी के दबाव में है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का सॉल्यूशन खुद कर सकता है। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भारत हमारा डोमिनियन नहीं है।
अब इसका उल्टा रख के लिख लीजिए, जो बात मैंने बोली अभी कि भारत नहीं किसी के अधीन है, ना ही किसी का दबाव में है। अब इसी को उल्टा ले लो कि भारत किसी के अधीन है और भारत किसी के दबाव में है, और भारत के सारे आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण महारानी विक्टोरिया कर रही है। कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब लग रहा है ना कि हमारे लोगों का डिसीजन ब्रिटेन क्यों करेगा? यही बात डोमिनियन है। चलिए, खांसी ठीक नहीं हो पा रही है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। तो ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर अपना क्या किया, इस बात पर अपनी आपत्ति जता दी, और इसी चीज को लेकर 1928 में कि कलकत्ता में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। किसका सेशन हुआ था? आईएनसी का। जब आईएनसी का सेशन हुआ था तो इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे कौन? इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू, यानी मोतीलाल नेहरू इसकी क्या कर रहे थे? इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। चलिए, तो बहुत अच्छे, यानी आपने पहला पॉइंट क्लियरली समझ लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका विरोध किया था इसका समर्थन करने के लिए 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए, उसके बाद मैं आपके थोड़ा आगे चलता हूं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह आपत्ति हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नाराजगी जताई, तो उस समय महात्मा गांधी मैदान में उतरे, और महात्मा गांधी की बहुत बात मानते थे नेहरू जी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, नेहरू कि इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा करो, अभी परेशान होने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने पहली बार अपना कोई संविधान का प्रारूप बनाया है। ये आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए पंडित नेहरू जी, कि हमारे भारतीय नेता ने पहली बार अपने संविधान का प्रारूप बनाया है। ये बहुत अच्छा मौका है कि कम से कम हमने शुरुआत तो की। तो नेहरू जी बोले कि महात्मा गांधी जी की ऐसी शुरुआत का क्या फायदा जब शुरुआत ही हमारी इतनी खराब हो गई कि मोतीलाल नेहरू जी ने पता क्या किया है? मोतीलाल नेहरू जी ने भारत को डोमिनेंट घोषित करने की बात कही है। तो महात्मा गांधी बहुत शातिर थे, महात्मा गांधी के अंदर इतनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पूरा भंडार था, उन्हें पता था कि क्या होगा आगे। उन्होंने नेहरू जी से बात बोली कि छोड़ो, अब छोड़ो, नाराजगी छोड़ो, मैं आपको एक दवा देता हूं बढ़िया वाली, और बढ़िया दवा यह है कि नाराजगी तो अब दूर करो। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जो करना था वो कर लिया। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे किसी भारतीय नेता ने पहला प्रारूप बनाया, कम से कम प्रारंभ तो हो गया। ठीक है, यानी अब महायुद्ध का प्रारंभ तो हो चुका है, अब इसका अंत आपको करना है, इसका अंत आपको करना है। तो नेहरू जी महात्मा गांधी जी की इस बात को समझे नहीं। महात्मा गांधी ने बोला कि सुनिए, एक बार बैठिए शांति से, मेरी बात सुनना पहले। मोतीलाल नेहरू ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब एक काम करना आप कि अब अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे दो। तो नेहरू बोले, कौन सी चुनौती? नेहरू से बोले गए महात्मा गांधी कि अंग्रेजी सरकार को चुनौती दो कि यदि आपने 1 वर्ष के अंदर, अब नेहरू चुनौती दे रहे हैं किसको? अंग्रेजी सरकार को। पंडित नेहरू, मोती नहीं, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी ने अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे दी कि यदि आपने 1 साल के अंदर यानी 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया, तो अगले 1 साल में हम सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर देंगे, यानी आपके खिलाफ आपकी अवज्ञा करके हम एक आंदोलन प्रारंभ करेंगे जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा। और यह बात सेम टू सेम महात्मा गांधी ने नेहरू से कही थी कि जाओ अंग्रेजी सरकार के पास जाओ और 1 साल के अंदर चुनौती उनको दो कि यदि 1 साल के अंदर डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं आंदोलन कर दूंगा। अब नेहरू जी कहने लगे, अरे महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हो, मैं तो डोमिनेंट का विरोध कर रहा हूं और तुम इसे लागू करवाने की बात कर रहे हो। महात्मा गांधी बोले कि बेटा सुनो मेरी बात, मुझे पता है कि अंग्रेजी सरकार कभी भी डोमिनेंट स्टेट्स को लागू नहीं करेगी, अब वो भी 1 साल के अंदर कभी नहीं करेगी। और मुझे पता है ये भी है कि नेहरू रिपोर्ट खारिज की जाएगी। गांधी जी को यह बात पता थी कि नेहरू रिपोर्ट खारिज होगी, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती तरीके से नेहरू जी से ये अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे डलवा ली
कि जाओ, कम से कम तुमने चुनौती दे दोगे तो कम से कम अंग्रेजी सरकार के पास ये बहाना मिल जाएगा कि भैया जो भी हुआ था सब प्लानिंग से हुआ था। और फिर नेहरू से बोला कि जाओ चुनौती दे के आओ और 1929 के लाहौर अधिवेशन में तुम ही प्रेसिडेंट बनोगे। नेहरू चिंता मत करो, फिर तुम जो चाहते हो वही होगा देश में। चलिए, तो इस बात की पूरी कहानी को लेकर 1929 के लाहौर अधिवेशन की तरफ चलते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, इस पूरे लाहौर अधिवेशन में मैं ये कहूंगा कि यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जब अंग्रेजी सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार को यह चुनौती दी थी कि 1 साल के अंदर यदि आपने डोमिनियन स्टेट्स को लागू नहीं किया तो हम आने वाले 1 वर्ष के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। और अंग्रेजी सरकार ने 1929 में 1928 के अंत में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया था। तो आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि 1928 में लॉर्ड वर्कनहेड ने नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। और यही तो नेहरू चाहते थे, यही तो महात्मा गांधी चाहते थे। उन्होंने तो जो चेतावनी दी थी, जो धमकी दी थी, वो तो केवल दिखावे के लिए दी थी, ताकि अंग्रेजी सरकार को यह ना लगे कि हम कोई साजिश रच रहे हैं उनके खिलाफ। हालांकि नेहरू जी को पता था, महात्मा गांधी को पता था कि नेहरू रिपोर्ट खारिज होगी, लेकिन फिर भी धमकी क्यों दी? क्योंकि खुद साफ रहे। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसी कुछ बातें नेहरू जी के बारे में कही गई। लेकिन जब नेहरू जी को यह मौका मिला और नेहरू जी ये चाहते थे कि ये मौका मेरे हाथ में आना चाहिए, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की जब अध्यक्षता की गई, तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। पहली बात, यह कब हुआ था? यह हुआ था 1931 दिसंबर 1929 में हुआ था। और कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, अध्यक्षता की गई। इस समय क्या था कि सबसे बड़ी कारण, देखो पहला कार्य, इसका पहला कार्य यह था कि महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी दी गई। आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दी गई थी महात्मा गांधी को। ठीक है, यानी अब महात्मा गांधी को जिम्मेदारी दी गई है 1930 की, है ना? 1930 में आप स्टार्ट कर दोगे। कार्य नंबर 1। कार्य नंबर दूसरा जो था उसकी बात कर लेते हैं। यह कार्य और भी था कि यानी लाहौर के अधिवेशन में 1929 31 दिसंबर मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर, रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है जो भारत के पक्ष में आती है आज। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी इसमें 2 कार्य हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहराकर यह घोषणा की कि 26 जनवरी को हम आने वाले समय में 1930 से अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। और दूसरा कार्य, महात्मा गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो दो कार्य हुए लाहौर अधिवेशन में, और आने वाले समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपना पहला कार्य पूरा किया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ होता है। अब सविनय अवज्ञा जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी जी ने, कारण क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, नमक कानून तोड़ना। क्या कहते हैं? नमक कानून तोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को ही चुना, क्योंकि नमक हर गरीब से गरीब की आवश्यकता होती है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई व्यक्ति, नमक हर घर में मिल जाएगा आपको। और जब नमक हर घर में मिलेगा, इसका मतलब नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता है। कोई सोने का, कोई चांदी का नमक नहीं आता, नमक एक ही होता है। जो अमीर खाता है वही गरीब खाता है, नमक में कोई भी मतभेद नहीं है, समझे। और नमक इतना सस्ता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी नमक की थैली और नमक का पैकेट खरीद ही लेता है। ये तो जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं कि हर गरीब के घर में आपको नमक जरूर मिल जाएगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर नमक आपको जरूर मिलेगा वहां। तो महात्मा गांधी जी इस बात को जानते थे कि जो अंग्रेजी सरकार हमारे द्वारा उत्पादित हुए नमक पर जो टैक्स लगाती है ये गलत है, जो टैक्स लगाती है ये गलत है। इसलिए इस टैक्स को हटाने के लिए नमक कानून को तोड़ा गया, और इसी नमक कानून को दांडी मार्च यात्रा के नाम से जाना जाता है, और इसे ही हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन डालिए सभी। तो महात्मा गांधी जी का 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन यह था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, लेकिन इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही दूसरी भाषा में बच्चे बोला जाता है नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून को तोड़ना यह था। और नमक कानून को तोड़ने का मतलब है कि नमक कानून तोड़ा गया। कैसे तोड़ा गया? चलिए, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बात तो जब 1930 का जनवरी का महीना आया, तो पहली बात तो हम 1930 के जनवरी महीने की बात करें। ये कलर आपको दिख रहा है? ये कम दिखेगा शायद, चलो ये दिख रहा होगा। तो 1930 में सबसे पहले हम कार्यों की बात करें। ये कार्य क्या थे देखें, तो कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी जो दो काम की बात कही थी, वो दो काम क्या थे? वो दो काम ये थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब लाहौर अधिवेशन किया जा रहा था तो उसमें दो कार्य महत्वपूर्ण थे। पहला कार्य था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया, और लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। यानी आने वाले 26 दिनों के अंदर इस बात की पहले ही घोषणा कर दी गई कि आने वाले 26 दिनों में हम 26 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे अपना। ठीक है, चलिए। और देखो, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात चल रही थी तभी 26 जनवरी का दिन था, और 26 जनवरी को पूरे देश में, पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी जिसकी। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी को तय किया गया, 26 जनवरी को ही यह तय किया गया कि हम 12 मार्च, यानी कब? 12 मार्च को, सॉरी 2 मार्च को तय किया था। अब 12 को तो निकल गए थे गांधी जी, यानी 2 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए
एक सभा आयोजित की गई, एक सभा आयोजित की गई, एक सभा आयोजित की गई। और आपको बता दूं कि 2 मार्च नहीं बल्कि 12 मार्च को, यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकले। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं, गुजरात से। साबरमती आश्रम आज भी वही है, ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं 1930 में, और 78 साथियों के साथ, कब? 78 साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ और प्लस 315 किलोमीटर की यात्रा, 78 साथियों के साथ 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी थी। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले, और जैसे ही ये दांडी पहुंचे, जैसे ही ये दांडी पहुंचे, कहां पहुंचे? दांडी, यानी अरब सागर की तरफ। तो दांडी पहुंचे थे ये 5 अप्रैल को पहुंचे थे, यानी 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच चुके थे। और अगले ही दिन उन्होंने 6 अप्रैल को, यानी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या कर दिया? समुद्र में स्वयं नमक बनाकर कानून तोड़ा। और आपको एक बात बता दूं, जब महात्मा गांधी जी ने कानून को तोड़ा तो कानून के तोड़ने की सजा क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी जी ने जो काम किया वो बुरा किया, वो अच्छा किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के हिसाब से ये अच्छा नहीं था। और अंग्रेजी सरकार ने इनको 1 महीने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, और महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी 6 मई 1930 को हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये था कि 6 मई 1930 को महात्मा गांधी की क्या हो गई? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई, यानी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो कुल मिला के बात यह थी, जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए थे बस ये बात थी पूरी कहानी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कानून को तोड़ना था। 26 जनवरी का पहले पूरे दिन सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद 2 मार्च को सभा की गई, 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ की गई। साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ 315 किलोमीटर दांडी तक पहुंचे। 5 अप्रैल को एक दिन रेस्ट किया, अगले दिन कानून तोड़ा, 1 महीने के बाद जेल हो गई। और जेल होती है कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के परसेप्शन के हिसाब से तो ये कानून को तोड़ना ही हुआ ना बच्चों। और जब कानून तोड़ा जाता है तो उसकी सजा सिर्फ एक है, पहले है गिरफ्तारी, उसके बाद न्यायाधीश तय करेगा। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। गांधी इरविन पैक्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, इस पार्ट में नहीं कराएंगे, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट एक अलग फेनोमेना है पूरे हिस्ट्री का। यानी इरविन जो था 1930 के समय, और लॉर्ड इरविन जो था वो भारत का वाइसराय था। आपको मैं बता दूं, लॉर्ड इरविन भारत का वाइसराय था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन एग्रीमेंट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हम यहीं तक करेंगे। और आज हमने क्या पढ़ाया? आज हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई, लाहौर अधिवेशन पढ़ाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाया। और याद रखना, नमक कानून के तोड़ने के सविनय अवज्ञा आंदोलन को चरण 1 कहते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज है ये। 1932 में महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, दूसरा फेज स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। आपसे पूछे कि इतिहास में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कितने फेज किए थे? 2 फेज किए थे। कितने? 2 फेज किए थे। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी के लिए यहां तक आपको कैसा लगा लेक्चर? यानी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट कहानी के साथ चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो ये चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।